हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैलून गाइड। दोस्तों, पीछे कई दिनों से 2-3 दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ पाई। उसके पीछे रीज़न थी मेरी नेक काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। अभी फिलहाल काफ़ी हद तक ठीक हूं, तो मैं बस अपनी नेक को ऐसे नहीं कर पा रहा हूं इधर के लिए, लेकिन इधर के लिए आराम से हो जा रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। खैर, हम लोग साइंस को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये साइंस का सेशन है और काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके बनाने, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी है। हालांकि देखो, इसमें यार कई पार्टों में बन रही वीडियोज़, लेकिन आप बताओ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कई सारे लोग बोल रहे हैं इतने सारे पार्ट में क्यों बना रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आपको पार्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जहां तक मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे जस्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सारे किरण आरेख बता दिए थे कि किस तरीके के किरण आरेख आपको बनाने हैं और कैसे आपको किरण आरेख में जो लाइनें हैं, जो किरण है, जो दूरी है वस्तु की, हर एक चीज़ मैंने आपको सबको समझा दिया था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी इस लाइट वाले चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट में पूछो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई बताऊंगा। इसके अलावा आप जो है और भी सारी चीज़ें किसी भी तरीके से मेरे से कॉन्टैक्ट करके जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब आगे देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि मैंने अभी तक की जो आपको किरण आरेख बताया वो अवतल दर्पण के बारे में बताए थे। अवतल दर्पण के 6 आरेख बताए, 6 आरेखों को आपको याद करने का तरीका बताया, उनके लिए चार्ट बनाना बताया। और आई होप अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो आपको किसी भी आरेख को समझने में तो दिक्कत हुई नहीं होगी। साथ में बिल्कुल बिना किसी की हेल्प के आप किसी भी आरेख को कभी भी कहीं भी बना भी देंगे। नहीं देखा है तो आप पुरानी वाली वीडियोस में देख लो। अब दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा, हमने ये समझा कि कोई वस्तु कहाँ होती है, कैसे रखी जाती है, तो हम लोग उसको कहाँ पर उसका इमेज बना सकते हैं या फिर कहाँ पर वो इमेज बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। देखो, जो अवतल दर्पण के आपने 6 आरेख देखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर अवतल दर्पण की कुछ यूज बनाए हैं। आपको समझना होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण का यूज होता है टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट इत्यादि में। ये जो टॉर्च होती हैं, ये जो सर्च लाइट होती हैं, इन सब में आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बीम निकलती है। बीम मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। अगर आप कोई बल्ब जलाते हो, अगर आप कोई बल्ब जलाते हो नॉर्मल सा, तो बल्ब क्या करता है? प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नए टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी टॉर्च होती हैं जो टॉर्च तो यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उससे जो लाइट निकलती है वो एकदम सीधी निकलती है। और इस लाइट का फायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा तेज होती है और बहुत दूर तक जा सकती है। नॉर्मली अगर इस बल्ब से सिर्फ यहाँ तक रोशनी हो पा रही है, यहाँ तक उजेला हो पा रहा है, उजाला जिसको हम बोलते हैं, तो इस टॉर्च की मदद से वो तकरीबन 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, कई कई बार तो बहुत ज़्यादा दूर तक भी चली जाती है। आपने देखा होगा शादी बारात में जब लाइटें लगी होती हैं बहुत सारी, या फिर आप हेलीकॉप्टर को देखे होगे मूवीज़ में, जो ऊपर से ना टॉर्च नीचे ढूंढने के लिए व्यक्ति जो होते हैं ना, उसको ढूंढने के लिए, जैसे कोई चोर भाग रहा होता है, ऊपर हेलीकॉप्टर है तो उस पर एक बहुत ही तेज वाली लाइट पड़ती है। वो इन्हीं दर्पणों के उपयोग करके बनाई जाती है। और कई बार उनमें लेंसेज का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दर्पण का भी यहाँ पर कई बार उपयोग होता है। फिर यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वाहनों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जी हाँ, वाहन जो होते हैं उसमें भी अवतल दर्पणों का कई बार प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रकाश का समांतर किरण पुंज पाने के लिए। जो प्रकाश का समांतर किरण पुंज होता है वो यही है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बराबर दूरी जो है दोनों की, वो निकल रही है और वो जहाँ पर भी जाएगा बहुत तेजी से एक गोला बनाते हुए प्रकाश मारेगा या प्रकाश करेगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के बिना सर्चलाइट बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, आपको क्या समझ में आया कि टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का समांतर किरण पुंज पाने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। दिमाग में बसा लो, टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों की हेडलाइट इत्यादि चीज़ों में प्रकाश का समांतर किरण पुंज पाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्रकाश का समांतर किरण पुंज, इतना ही याद रखो और ये दिमाग में अपने बसाओ कि प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में यूज होता है। आप कोई भी चीज़ अपने एग्जाम में अपने मन से बना के लिख सकते हो। जैसे आपको पता है डीजे के टाइम पर जो कुछ लाइटें इधर उधर डालते हैं, आसमान में निकलती रहती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो वो भी लिख सकते हो भाई, है तो वही चीज़। आगे देखते हैं, दांत विशेषज्ञ जो होता है, दंत विशेषज्ञ जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, वो सारे अवतल दर्पण के उपयोग को काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मतलब अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दांत बड़ा करके देखना होता है। आपने देखा होगा ना वो पेप्सोडेंट का ऐड, वो उसमें ऐसे ऐसे ब्रश करता है, दांत में एक बैक्टीरिया लगा रह जाता है। हालांकि बोलता है सारे साफ हो गए, लेकिन एक बैक्टीरिया लगा रह जाता है। कितने लोगों ने वो ऐड देखा मेरे को बताना। तो वो
बैक्टीरिया पकड़ने के लिए, मजाक कर रहा हूँ, मतलब दांतों का जो चित्र है, दांतों का जो इमेज एक्चुअली में जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ताकि उनको कैविटी, दांतों की सेंसिटिविटी इत्यादि सारी चीज़ें पता चल जाए, इसके लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सैलून में भैया बाल कटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बालों पर मेरे मत जाना, मैंने जुगाड़ बना के कटाया हुआ है। तो सैलून में भी जो है थर पटक के खूब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में सौर भट्टियों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सौर भट्टियों में कैसे होता है, देखो सौर भट्टियों में क्या होता है कि इतनी सारी लाइट को किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करने के लिए, ताकि जो ज़्यादा जगह की गर्मी है वो एक जगह पर लगे, खूब ज़्यादा गर्म लगे, और ज़्यादा गर्म लगने से क्या होगा भाई, जो गर्मी है वो बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो आग ज़्यादा जल्दी लगेगी। तो यही सब कुछ होता है, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल तो यहाँ पर मैंने 4 प्रयोग लिखे, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जगह प्रयोग होता है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है और पूरा मार्क्स गेन कर लेना है। अब आगे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, उत्तल दर्पण के आरेखों को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तल दर्पण होता कैसा है। तो उत्तल दर्पण के बारे में मैंने आपको इसके जो जितने भी फॉर्मूले हैं, यानी कि फॉर्मूले वाली 4 पॉइंट्स वो भी मैंने बता दिए थे, सो दैट हम सीधा आते हैं उत्तल दर्पण के आरेखों पर। और आरेख बहुत ज़्यादा आसान है इसके। देखिए ये है आपका उत्तल दर्पण, और मैं दोनों उत्तल दर्पणों को यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी किरण आरेख इसके किसी भी पॉइंट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है कितना, बिल्कुल उसके एफ के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एफ आपका यहाँ पर है और सी आपका अगर इसमें यहाँ पर है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इतना कि वो यहाँ पर ऐसे सीधे चली जाए। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर कोई भी किरण आप इसके किसी भी पॉइंट पर डालोगे, जैसे ये तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, ठीक है, ये कहाँ से आई थी भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई थी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई किरण यहाँ से आती है, जैसे कहीं से भी आती है, और अगर आप उसके एफ पर उस पॉइंट को डालते हो, मतलब उस किरण को एफ पर डालते हो, तो वो उस पॉइंट से टकरा करके इधर चली जाती है। मतलब जो उसकी दिशा है, अगर वो एफ की तरफ है, यानी वो एफ पर आना चाहती है, एफ पॉइंट पर जाना चाहती है, तो एग्जैक्ट टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो बस मैंने इतना आपको समझाया था, ये 2 फॉर्मूले। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और भी बहुत ही सिंपल से हैं कि अगर कोई भी किरण हम सी पर किसी को भेजना चाहेंगे, जैसे हम यहाँ से सी पर डालना चाहते हैं और वो सी से ना जाते हुए क्या होती है, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक ठीक रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब जैसे आई वैसे ही चली जाती है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट था कि अगर किसी को भी हम पी पर डालते हैं तो क्या होता है, वो उतने डिग्री का कोण बना के यहाँ से निकल जाती है। तो ये 4 छोटे छोटे फॉर्मूले थे। आई होप आपने जो पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा। अब हम लोग इसके आरेख बनाते हैं और आरेख को समझते हैं, क्योंकि आरेख हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरेख पर जो है प्रश्न कई बार आ जाते हैं। दोस्तों जो पहला आरेख है वो ये है कि अगर किसी भी वस्तु को हम उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर रखते हैं, किसी भी वस्तु को हम उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर रखते हैं, तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी। यहाँ मेरे पास 2 मार्कर हो गए, एक नीला हो गया और एक काला हो गया, तो दोनों से मिला जुला के देखते हैं कैसे बना पाएंगे हम। तो मान लीजिए कोई वस्तु हमने अनंत पर रख दी है और हमें पता है कि अगर कोई भी जो डायरेक्शन है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कोई भी जो डायरेक्शन है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के इतना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। कितने अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, इतना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी कि वहां पर उसके पीछे अगर हम उसको बढ़ा दें तो वो बिल्कुल एफ पर मिले। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज एफ पर बनेगी, क्योंकि हमें पता है वस्तु ये है ए बी। ठीक है, वस्तु का ए पॉइंट यहाँ से इधर जा रहा है, उसका अपोजिट यहाँ पर आ रहा है, वस्तु का बी कहाँ है, यहाँ पर है और इधर जा रहा है। तो अब आप बताओ भाई वस्तु कैसी बन रही है। आई होप आप इसको वस्तु की जो तीनों प्रकृति हैं वो आप लिख लोगे, लेकिन फिर भी मैं 2 प्रकृति बता देता हूँ। तीसरी वाली जो प्रकृति छूट गई है वो आप बताओ कौन सी प्रकृति है और उसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो वस्तु की जो साइज है वो एकदम छोटी सी, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एकदम बिंदु साइज की वस्तु बनेगी, बिंदु साइज। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या बतानी होती है, आभासी होगी कि वास्तविक होगी, ये भाई आप बता दो। सीधी होगी कि उल्टी होगी, ये मैं बता देता हूँ। देखो ऊपर का ऊपर है और नीचे का नीचे है, सो दैट ये कैसी बनेगी, ये बनेगी सीधी। साइज इसका कैसा हो गया, बिंदु साइज। वास्तविक होगी कि आभासी होगी, कमेंट में बताओ। अब चलो देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका जो क्या है, वो पॉइंट ये है कि भाई हमारा जो दर्पण है वो ये है, और मैंने आपको बताया था वस्तु क्या कर रही है, वस्तु दर्पण से प्यार कर रही है। प्यार करने का मतलब वो अनंत से उठ के पास में आ रही है। कितने पास में आ रही है, अब यहाँ पर एफ तो इधर है नहीं, सी तो इधर है नहीं, सो दैट वो पीछे है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वस्तु है वो सी, और सी तो होता ही नहीं है यहाँ पर तो पी होता है। ठीक है, अनंत, ध्यान दो भाइयों, ध्यान दो, इसको हटाते हैं, ये पुराना पार्ट है, पुराना चैप्टर है, इसको खत्म करो। तो यहाँ पर वस्तु कहाँ है, अनंत और पी के बीच में। ध्यान दो भाई, अनंत और पी के बीच ये आपकी वस्तु है। ठीक है,
वस्तु समझ में आ रही है ना? पेड़ बना दूँ किसी ने कमेंट करके बताया था पेड़ बना दो, काफ़ी मज़ा आता है पेड़ को देखने में। चलो पेड़ बना देते हैं आज, बच्चों की ख्वाहिश है तो पूरी कर देनी चाहिए यार। ये हमारा पेड़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जो वस्तु है वो अनंत और पी के बीच में है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से तो भाई एक किरण जो है वो सीधा चल करके आएगी, और हमें पता है कि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चल के आती कहाँ जाती है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है। कितना? F के सामने वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये F है, ये C है, हमें सबको पता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर से इधर, तो लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर के तो अनंत में चली गई, ठीक है। उसका तो हमारा कोई यूज नहीं है, तो जो उसका अपोजिट है हम उसका यूज लेंगे, जैसा कि हमने पीछे अवतल दर्पण में करा था। तो इसका जो अपोजिट है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा F पे। सबको पता है, वेरी गुड, जिसको इसको पता था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपोजिट इसका F पे आ रहा है। अब देखो A वाला पॉइंट तो भाई ये गया, B वाला पॉइंट यहाँ से जाएगा वापसी आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हमें इमेज लाने के लिए एक पॉइंट का मतलब है किरण, पहले भी बताया था, एक किरण और निकालनी पड़ेगी। और दूसरी किरण हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली F से गुजारेंगे, F से कोई किरण नहीं गुजरेगी डायरेक्टली यहाँ से, क्योंकि वो टकराव करा के जाती, लेकिन यहाँ से एक किरण C के लिए जरूर जाएगी। तो हम यहाँ से एक किरण जो है वो C के लिए निकालते हैं। तो जो किरण C के लिए जाएगी वो वापसी भी आएगी। कहाँ आएगी? वापसी आएगी। जो किरण C के लिए जाएगी वो वापसी आएगी। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये बात, ये गई और यहाँ से टकरा करके वापसी इधर आई। हालांकि वो टकराई तो यहीं तलक है, यहाँ से टकराई वापसी यहीं पर आई, लेकिन उसका जो अपोजिट है वो यहाँ पर जा रहा है, C पर जा रहा है। तो जहां पर उसके दोनों पॉइंट मिलेंगे ना भैया, यहीं पर आपकी जो है इमेज बन जाएगी। आप देख पा रहे होगे दोनों किरणें जो हैं यहाँ पर आपस में कट्टम मार रही हैं, तो यहीं पर पेड़ बना देते हैं। भाइयों को समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर है पेड़। कैसा पेड़ बना? छोटा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो क्रॉस बिंदु है यहाँ वाला वो यहाँ पर मिल रहा है, B तो भैया अपनी जगह पर सही सलामत है, मतलब ये A डैश और ये B डैश। अब आप बताओ इसकी प्रकृति कैसी है। हम लोग फिर से थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने पूछा था वो मैं आंसर इसमें बता दे रहा हूँ, लेकिन ये इसका आंसर है, इसका आपको कमेंट करना है। ये देखो बन रही है आपकी आभासी। आभासी क्यों बन रही है? क्योंकि ये दर्पण के अंदर बन रही है, ठीक है। आभासी ऐसे लिखा जाता है यार। और दूसरी चीज़ ये कैसी बन रही है? ये पेड़ बड़ा है, यहाँ कैसा बन रहा है? छोटा। और तीसरी चीज़ भाई क्या है? सीधी है कि उल्टी है? ये आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। पहला वाला ऐसे ऐसे कमेंट करना, पहला वास्तविक या आभासी, ठीक है। दूसरा मतलब इस वाले का, पहला इसका दूसरा इसका, कि ये आपकी छोटी है। जो सही कमेंट करेगा उसको दिल मिलेगा। तो ये तो हो गए आपके उत्तल दर्पण के दो आरेख। इन्हीं दोनों को आपको सीखना है और इसके बाद में हम उत्तल दर्पणों का उपयोग सीखेंगे और बस ये हमारे दर्पण का चैप्टर खत्म। फिर हम करेंगे लेंस का चैप्टर। दर्पण और लेंस में क्या अंतर है वो भी बताओ जरा कमेंट में, क्योंकि आप लोगों से जितना पूछूंगा, जैसे आपके टीचर पूछते हैं, ए मनीष खड़े हो बताओ, ए सुधीर खड़े हो बताओ, प्रिया खड़ी हो जाओ बताओ, अब से किसी का नाम तो नहीं है, खड़े मत होना, वो देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है चैप्टर है सारा दर्पण का। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण के प्रयोग। दोस्तों सामान्यतः उत्तल दर्पणों हर उस जगह पर प्रयोग किया जा सकता है जहाँ पर हम वाइड एरिया देखने के लिए काम में लेते हैं किसी भी दर्पण को। आपने देखा होगा कार वगैरह के जो पीछे वाले जो शीशे होते हैं वो सारे थोड़े से मुड़े होते हैं, ऐसे मुड़े होते हैं। ये क्यों मुड़े होते हैं? मुड़े होने के पीछे क्या मतलब होता है कि देखो ये थोड़ा ज़्यादा डायरेक्शन जो है वो कैच कर सकते हैं बकायदा समतल दर्पण की, क्योंकि जो समतल दर्पण होगा वो सीधा डायरेक्शन जो है वो कैच करेगा, लेकिन ये चारों तरफ फैल करके सारी चीज़ों को पास पास में लाके दिखा देते हैं। आपके पास अगर कार है, आपके घर पे कार है, तो आप कार के अंदर बैठो, नहीं तो आप कभी बस के अंदर बैठे होगे, जो सामने दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए, आप उसको देखना थोड़ा सा ऐसे घूमा होता है। रीज़न क्या होता है? ताकि वो ज़्यादा एरिया को कवर कर ले। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पणों का प्रयोग सामान्यतः कार में या ड्राइवर के पीछे देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जो साइड के जो मिरर होते हैं वो भी उत्तल दर्पण के ही बने होते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड एरिया हम देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका जो हम प्रयोग जो है वो सिक्योरिटी के लिए करते हैं। सिक्योरिटी मतलब दुकानों में भी बहुत ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दुकानों में भी हम लोग पूरे एरिया को नहीं देख पाते एक साथ में। हमारी जो आंखें हैं वो मतलब सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकती और पीछे के लिए भी हम सारी चीज़ें नहीं देख सकते। तो दर्पण में जब हम देखते हैं तो थोड़ी सी जगह पर हमको पूरी दुकान का या पूरे आसपास का पूरा माहौल जैसा भी जहाँ पर भी वो लगाया गया है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों आपने देखा होगा कि जो तीखे मोड़ होते हैं, तीखे मोड़ के अलावा जहाँ पर जैसे किसी बिल्डिंग के बगल में तीखे मोड़ है, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लेते हैं ये
रोड है, ठीक है, और ये यहाँ पर पूरी बिल्डिंग बनी है, तो कोई आदमी अगर इधर से आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम इधर से मतलब कौन गाड़ी आ रही है या फिर रास्ता खाली है। तो मान लेते हैं एक कार यहाँ से आ रही है और एक कार यहाँ से आ रही है, तो ऐसे में अब दोनों आकर के हो सकता है तेजी से आ रही हो, मोड़ने के चक्कर में टकरा जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर कर दिया जाता है, ताकि इससे भी सामने वाले को जो है पूरे रोड दिखाई दे जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा, आपके आसपास में लगा होगा, आप इस तरीके का ये देख पा रहे होंगे। तो ऐसा यहाँ पर जो है अवतल दर्पणों का प्रयोग उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग इनके सवाल देखते हैं कि इनका सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसके सवाल लगाने की शुरुआत करते हैं। सवाल लगाने से पहले जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि 27 मीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, आप दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फलाना ढमाका, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। आप यकीन मानो इसमें मैथ तो है ही नहीं, मैथ का मात्र 5% है इसमें। 5% का मतलब 10वीं क्लास में आपने जितना सीखा है अब तक की, मतलब 9वीं क्लास तक की, उसमें जो भी मैथ आपने सॉल्व करी है उसका मात्र 5% यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ट्रिक है। अगर आप ट्रिक समझ गए तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे हलवे की तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप ये ट्रिक नहीं समझ पाए तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन हमेशा खटकते रहेंगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये क्या पूछा जा रहा है, मेरे को क्यों नहीं पल्ले पड़ रहा है, हे भगवान, हे राम, आई लाइक इट। तो अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं प्रश्नों के से प्रश्न सॉल्व करने से पहले कुछ नियम। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास में मटेरियल है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर सारे रूल्स जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं, लिखाने से पहले आपको नोट्स दे दूंगा, आप कमेंट करके बता देना नोट्स चाहिए तो अभी आपके नोट्स इसके जो है अवेलेबल करा दूंगा। तो अब हम लोग समझते हैं परिपाटी। देखो परिपाटी का मतलब क्या होता है, कुछ नियम है, कुछ चीज़ें हैं, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो दर्पण चाहे आपका उत्तल हो या अवतल हो, मैंने क्या बोला, दर्पण आपका चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो, मान लेते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। कोई भी वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी, कोई भी वस्तु किधर होगी, बाईं तरफ रखी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की जो लाइट है वो हमेशा बाईं तरफ से आएगी। कभी भी आप दर्पण को या वस्तु को उल्टा मत कर देना, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी। दूसरा जो इसका पॉइंट है जो आपको समझना है, वो ये पॉइंट समझना है कि वस्तु जो है वो हमेशा, इसका पॉइंट P से इसकी दूरी नापी जाती है। जैसे ये आपका दर्पण हो गया, ना हम इसकी दूरी C से नापेंगे, ना हम इसका F से नापेंगे। अगर यही चीज़ ये अवतल दर्पण होता, यानी कि इस तरीके से, तो इसमें यहाँ पर C होता, यहाँ पर F होता, मतलब यहाँ पर F होता, यहाँ पर C होता। हम इनसे मतलब नहीं रखते हैं, जो इसका मेन पॉइंट होता है P, हम P से इसकी दूरी नापते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों वही चीज जो हमने कोऑर्डिनेट पे सीखी थी, वही चीज आपको याद रखनी है। क्या चीज, ये आपका दर्पण है और ये आपका जो है मुख्य अक्ष है। जहां पर आपका P होगा इसको आपको मानना होगा 0 0, जैसे कि मूल निर्देशांक होते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। और इससे चली गई इधर की हर एक दूरी, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो कोई भी दूरी हो, फोकस दूरी हो या फिर आपकी त्रिज्या हो, एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो है इधर में वो आपकी ऋणात्मक है। कैसी है, माइनस के निशान के साथ में यूज में ली जाएगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है और इसके बीच की दूरी 5 मीटर है, तो हम कैसे लिखेंगे, वस्तु की दूरी -5 मीटर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन पहले इतना डिटेल से नहीं बताया था, आपको जो चीज़ें हैं वो समझाने के लिए बताई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर का निशान। और यही चीज़ अगर कुछ भी इधर साइड में है तो हर एक चीज़ वो आपकी प्लस में आएगी। अगर कुछ भी इधर साइड में, जैसे वो F है, C है, वस्तु की दूरी है, इमेज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, कुछ भी, लेकिन वस्तु इधर तो हम लोग बनाएंगे ही नहीं। मैंने रूल के खिलाफ बोल दिया, कोई बात नहीं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मान लो भाई, प्रतिबिंब की दूरी, कुछ भी जो दूरियां हैं वो सारी कैसी जाएंगी, प्लस में जाएंगे। ओके, यस सर। अब हम आगे समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु की ऊंचाई के बारे में। आप सबको पता है कोई भी तीर ऊपर जाता है तो वो किधर होता है, प्लस में। यानी अगर कोई भी चीज ऊपर है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो कैसी जाएगी, प्लस में। अब वो चाहे इधर हो या फिर इधर हो। लेकिन अगर कोई भी चीज नीचे के लिए है, जैसे हम प्रतिबिंब को देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जो अभी मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में पढ़ाया, प्रतिबिंब कहाँ बनना था, नीचे बनना था। तो जब ये लाइन हमने बोला कि ये 0 0 है और वो यहाँ से नीचे के लिए जा रहा है -2, मतलब 2 मीटर नीचे जा रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई बनेगी वो कैसी बनेगी, -2, ठीक है। तो कोई भी जो
ऊंचाई है अगर वो नीचे में है तो माइनस में है, ऊपर जाएगी तो प्लस में जाएगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना कंफ्यूज आपको कर सकती हैं। कंफ्यूज मत हो, आप क्या करो, जो मैंने आपको आरेख बताया सारे आरेखों को आप किताब में खोलो और ये देखो कि मुख्य अक्ष कहाँ है। बस मुख्य अक्ष को पकड़ करके बैठ जाओ, सबको समझो मुख्य अक्ष और दर्पण पे, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी चीजें प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे की सारी चीजें माइनस, मुख्य अक्ष के बाएं की सारी चीजें माइनस और मुख्य अक्ष के दाएं अक्ष की, मुख्य अक्ष नहीं दर्पण, दर्पण के सारी दाएं अक्ष की जो चीजें हैं वो प्लस में जाएंगी। अब आपका जो प्रश्न होगा उस प्रश्न पर सारी चीजें हमको यहाँ पर सॉल्व करनी। अभी और भी चीजें इसमें समझने वाली हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपका जो प्रश्न होगा जैसे लिखा होगा कि दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी है। कितनी मीटर की दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी है। तो भाई हम क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पर एक दर्पण बनाएंगे। लिखा होगा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, मान लेते हैं अवतल है। अवतल से 15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो हम सोचेंगे कि दर्पण इधर है, हमें वस्तु किधर बनानी है, रूल नंबर 1 बाईं तरफ। तो वस्तु हो गई यहाँ पर 15 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो देखो जो वस्तु की दूरी होती है वो होती है u, वस्तु की दूरी जो होती है वो होती है u, ठीक है। तो हमें पता चल गया वस्तु की दूरी यहाँ पर कितनी है, -15 मीटर। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर अब ये बोल रहा है कि जो इसका प्रतिबिंब है, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सीरियसली मत लेना। इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर बनता है। क्या बोल रहा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लिखेंगे v से। और अब हमको ये नहीं पता कि वो किधर बनना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर वहां से मान लेते हैं कि अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इसका प्रतिबिंब है वो दर्पण से लेफ्ट साइड में बनना है, तो वो कैसा चला जाएगा, -10 मीटर, ठीक है। ये लिखा होगा वास्तविक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, या दर्पण के सामने है, या फिर उधरी साइड में, कैसे भी करके आपको बताएगा। बिना बताए आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने को मिलेगा। और हमेशा याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके दोस्त से, आपके टीचर से सॉल्व हो जाता है तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। आप सबके अंदर कैपेबिलिटी है और मैं उस कैपेबिलिटी को लेकर के आऊँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताना, मैं लाइव क्लास में आकर के उसको बताऊँगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करा के रहूँगा। आप सबसे एक एक क्वेश्चन लगेगा, एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन, गारंटीड। अब आपको ये प्रतिबिंब की दूरी समझ में आ गई। अब देखो ये बोलता है कि वस्तु जो है वो 3 मीटर ऊंची है। मान लिया वस्तु की जो ऊंचाई है, मैं थोड़ा सा इसलिए टेढ़ा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गुदा हुआ था, लेकिन अब टेढ़ा लिख दिया तो सारी टेढ़े लिखना शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर। अब देखो वस्तु की ऊंचाई तो ऊपर है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को हम h से लिखते हैं भाई, किसे लिखते हैं, h हाइट। तो ये आपकी 3 मीटर। मैंने यहाँ पर माइनस का निशान क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ है। लेकिन ये हमें समझ में आ रहा है कि जो इसका प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं इसकी जो प्रतिबिंब हो गई वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब जो प्रतिबिंब है उसकी जो हाइट है उसको हम लिखते हैं h डैश से, ठीक है। ध्यान देंगे किससे, h डैश से। ये कितने मीटर आ रही है, मान लिया x मीटर आ रही है, आई डोंट नो कितने मीटर है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, -x मीटर। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, u, v, h और h डैश। अब छोटा सा एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो है उत्तल और अवतल को लेकर के। क्या चीज, उत्तल और अवतल को लेकर के क्या कहना चाहता हूं मैं, वो पॉइंट है फोकस दूरी का। फोकस दूरी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकस दूरी से ही आपके सारे सवाल लगेंगे। तो फोकस दूरी आपको ये देखनी है कि आपका जो दर्पण है वो अवतल है कि उत्तल है। अगर अवतल होगा तो भाई हमको पता है उसका फोकस दूरी तो इधर होगा, इधर साइड में। किधर साइड में, इधर साइड में, तो माइनस में जाएगा ना। तो अवतल दर्पण के जो f है वो माइनस हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक प्रश्न लेते हैं फिर से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस अवतल दर्पण के सामने रखी है उसकी फोकस दूरी 15 मीटर है। कितनी है भाई, 15 मीटर। हालांकि इतनी होगी नहीं, लेकिन जो भी है आंसर बता रहे 15 मीटर। तो अब हमें पता है कि ये दर्पण उत्तल है, सॉरी अवतल है। तो अवतल
दर्पण की फोकस दूरी यानी f जो है वो -15 हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? लिखा कुछ भी होगा लेकिन हम इसको कैसे लगा रहे हैं, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ ताकि आपको उसमें भी आसानी हो, और अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो भी एक बार देख लो, आपको क्वेश्चन लगाने में सब कुछ क्लियर होने लग जाएगा। फिर भी डाउट है आप कमेंट करके बताओ, मैं इसकी पूरी लाइव क्लासेस जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक की इसकी क्लासेस करता रहूँगा। ठीक है, बस समझ में आ जाए मेरे को बोल देना भैया समझ में आ गया, कमेंट करके बता देना और वीडियो को शेयर कर देना। नहीं भी शेयर करोगे तो भी कमेंट करके एटलीस्ट बताना जरूर। तो ये हो गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी है। अगर वही चीज़ उत्तल दर्पण पे होगी तो वो प्लस में चली जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका जो एफ है वो प्लस में जाएगा। तो ये हो गई लगभग आपकी 5 चीज़ें। अब हम लोग थोड़ी सी और चीज़ों की बात कर लेते हैं, आवर्धन क्षमता के बारे में। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा बन रहा है। जैसे आपने देखा होगा ये ग्लास है, पसीना यार इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे इस रूम में ना फ़ैन नहीं लगा हुआ है, और जो फ़ैन है अब लॉकडाउन में तो मैं फ़ैन ला नहीं सकता हूँ, तो भाई गर्मी में काम चल रहा है। ये जो आवर्धन जैसे कि ये ग्लास बना हुआ है और इस ग्लास का ना ठीक डबल एक ग्लास दूसरा है, तो ये इससे कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया 2 गुना। इसी चीज़ को हम आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन के फॉर्मूले होते हैं अपने अपने, अभी हम बात करेंगे कैसे फॉर्मूले हैं। आवर्धन का मतलब होता है गुना। जैसे कि कोई वस्तु आपकी 5 गुना है, 4 गुना है, 3 गुना है। जैसे आप 2 रोटी खाते हो, आपका भाई 4 रोटी खाता है तो वो आपका 2 गुना हो गया, यानी कि आपकी उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 2 गुनी है। हालांकि ये बात रोटी पे लागू नहीं होती, आप किसी से बोलना मत अच्छा तुम तो मेरे 4 आवर्धन हो, केवल दर्पण के लागू होती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। किसी चित्र के लिए लागू होती है कि वो कितना बड़ा बनना है, तब हम आवर्धन बोलते हैं कि इसकी आवर्धन कितनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई बताइए? एफ। ठीक है, और जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से, यानी कि इसको हम बोलते हैं यू, वस्तु की दूरी। और जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखी जाती है बताओ भाई? v से। इन तीनों में एक रिलेशन होता है। यूपी बोर्ड में रिलेशन को स्टेबल किया गया है, मतलब दिखाया गया है कि कैसे बनता है, जबकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस रिलेशन को स्टेबल यानी कि उसका डेरिवेशन नहीं दिखाया गया, तो हम सीधा रिलेशन पे पहुंचते हैं। तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। भाई ये प्लस है, प्लस का मतलब लॉक, मतलब आप दर्पण के पीछे नहीं देख सकते, मतलब ये दर्पण के लिए फॉर्मूला यूज में होता है। और जब आप दर्पण के पीछे देख सकते हो तो क्या होगा, आप वहाँ पर इस प्लस की जगह माइनस लगा दोगे तो वो दर्पण नहीं लेंस बन जाएगा। ये दर्पण और लेंस के 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस लगा होता है लेंस में और यहाँ पर प्लस लगा होता है दर्पण में। तो अभी हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो दर्पण का फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैंने सारी बातें आपको समझा दी। अगली जो वीडियो आएगी इसमें मैं आपसे सीधा प्रश्न लगाने का तरीका बताऊंगा, और आप मुझे कमेंट करके बताओ अभी भी अगर ये वीडियो देख रहे हो इसमें कोई भी पार्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और इसके बाद में देखो अभी मैं कितनी और वीडियो बनाने वाला हूँ, लगभग 5-6 वीडियो और बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक में मैं क्वेश्चन करूँगा, फिर दूसरे में हम लोग चलेंगे लेंस के लिए, लेंस का सारा कुछ समझेंगे, फिर उसमें रिफ्लेक्शन रेयरफेक्शन के बारे में समझेंगे। लगभग इसमें कई सारी वीडियोज़ बन जाएंगी इस पूरे कॉन्सेप्ट, उस पूरे चैप्टर पे। तो आप बस ये बताओ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।